था और बहुत मेहनती था। वो चाहता था कि उसके चारों बेटे अब बड़े हो चुके हैं, वो भी उसकी तरह मेहनती किसान बने और अपने घर परिवार को आगे चलकर अच्छे से अच्छा चला सके। लेकिन चुंबक राम के चारों बेटों का स्वभाव अलग अलग था। अरे नालायकों, उठ भी जाओ। खेत में नहीं जाना तुम लोगों को। मैं कब से तुम लोगों को उठा रहा हूँ। अरे चमन तो कब का खेत गया, लेकिन इन तीनों को कब से उठा रही हूँ। लेकिन ये तो हैं कि खेत जाना ही नहीं चाहते। इन्हें कुछ भी करना बेकारी है। रहने दो, मैं ही जा रहा हूँ चमन के साथ खेत में काम करने। इन्हें तो बस खाने से फुर्सत नहीं। ठीक है जी, अगर आप खेत में जा रहे हैं तो चमन को खाना भिजवा दीजिए। बेचारा सुबह से मेहनत करने में लगा हुआ है। कितनी धूप है और ये धूप में अकेले खट रहा है। इसके तीनों भाइयों को तो तनिक भी लज्जा शर्म नहीं है कि चले जाएं और उसकी मदद करा ले। अरे ये बाकी के तीनों तो बस खाते हैं और सो जाते हैं। अब जैसे ही चुंबक राम घर से बाहर निकलता है, तभी वहाँ गांव की कलावती आती है। कलावती हाथ में डंडा लिए खड़ी होती है। अरे कमलावती बहन, ये डंडा लिए क्यों खड़ी हो मेरे घर के बाहर? अरे कहाँ है तेरा बेटा? अपने बेटे को बाहर बुला, आज तो उसकी शामत आई है। खैर नहीं आज उसकी। ऐसे कैसे मेरे खेतों से सारी सब्जियां तोड़कर बेच दी उसने? उसके बाप का खेत था क्या? चुंबक राम, तेरा तो पूरे गांव में कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा रुतबा है, और तेरी बेटी एक नंबर के कामचोर, नालायक और चोर हो गए हैं। तुझे बहुत बुरा लगता होगा उनके बारे में सुनकर, लेकिन अब सुन ही ले, तेरे बेटे ने मेरे खेतों से सब्जियां चुरा कर बेची है। क्या आपके खेतों में रामलाल ने चोरी की? हाय रे, मेरी किस्मत फूटी। इन बेटों को पाकर तो मैं पूरे गांव वालों के सामने सर उठाकर चलने लायक नहीं रहा। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने खेत में लगी हुई सब्जियों के पैसे चाहिए। अरे मुझे भी तो अपने परिवार का पेट पालना है। तुम्हारे बेटे जैसे चोर घूमते रहे तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। कलावती की बात सुनकर तुरंत दुलारी बाहर आती है और दुलारी को देखकर कलावती उसे खूब सुनाने लगती है। अरे कलावती बहन, कैसी बातें कर रही हो? पूरे गांव में कहीं भी चोरी होती है तो लोग मेरे ही बेटों का नाम लगा देते हैं। पहले पता तो लगाओ कि चोरी की किसने है। हो सकता है कि मेरे बेटों ने कुछ ना किया हो और ये सारा किया धरा किसी और का हो। अरे चोर तो तेरा बेटा ही है, ये तो पूरा गांव जानता है। अब तो देख ले, अपने बेटे को पुलिस के हवाले करती है या फिर मेरे पैसे लौटाती है। ये तेरा फैसला है, मैं इसमें बीच में नहीं बोलने वाली। कलावती बहन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको आपकी सब्जियों के पैसे लाकर देता हूँ। अरे चोर तो वही है, क्योंकि मुझे खेत में उसका गमछा जो मिला है। अब मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना सच में मैं गांव के हर एक घर में जाकर तुम्हारे छोटे बेटे की करतूत बता दूंगी। बाप ने जितना भी नाम कमाया है, बेटा वो सारा नाम मिट्टी में मिला रहा है। ये सुनकर लोग तुम्हारी खूब हंसी उड़ाएंगे। चुंबक राम सर नीचे करके घर में जाता है और कलावती को पैसे लाकर दे देता है। कलावती के वहाँ से जाने के बाद चुंबक राम अपने छोटी बेटी रामलाल पर भी भारी बाल्टी से पानी उंडेल कर कहता है। अरे रे रे रे, कौन है? पिताजी आप? अरे आपको पता है जब मैं खेत जाऊंगा ही नहीं तो सुबह सुबह क्यों उठा देते हो? दुलारी, मेरा डंडा लाना जरा। आज मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूंगा। ऐसा भी क्या कर दिया जो मुझे सुबह सुबह मारने की तैयारी कर रहे हो? तेरा बाप पंपापुर गांव का सबसे इज्जतदार किसान है और तू उसका चोर बेटा जो दूसरों के खेतों में चोरी करता है। अपने खेत में तुझसे मेहनत मजदूरी नहीं हो रही तो तू चोरी चकारी करके अपना दिन गुजार रहा है, जैसे तेरा बाप तुझे खाना ही नहीं देता। लगता है कलावती काकी ने पूरे गांव में शोर मचा दिया है कि कल रात मैंने उनके खेतों से सब्जियां चुरा ली। देखो पिताजी, आप भी जानते हो कि मैं ठहरा चोर, और चोरों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। अरे तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, इस पर भी अब मुझे शक होने लगा है। शर्म कर ले, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वो औरत हमें कितना सुना कर गई है।
अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई ना, अपने माँ बाप को बेकार में ये सब बातें सुनवा कर। माँ, मुझे अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैं चोरी कर लेता हूँ। अब बड़े भैया को देख लो, लालच के कारण वो भी कुछ ना करके पिताजी से हर महीने 1000 रुपए ले लेते हैं। और चंपक भैया को देख लो, उन्हें काम धंधे में मन नहीं लगता, वो बस आलस करते रहते हैं। और चमन भैया के बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो बस इतने समझदार हैं कि आपके उस एक बेटे से घर चल सकता है। ठीक है, मैं अपने समझदार बेटे को अपनी सारी वसीयत दे दूंगा, तब तो तुम तीनों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे तुम तीनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अब गुस्से में चुंबक राम खेत पहुंचता है। खेत पहुंचकर वो खेत में गुस्से से काम करने लगता है। तभी अपने पिता को गुस्से से तमतमाया देखकर चमन लाल उससे पूछता है, क्या बात है पिताजी, इतने गुस्से में क्यों हैं? आज भी कुछ हुआ क्या? हाँ, वही हुआ जो रोज होता है। तेरे नालायक भाई ने कलावती के खेतों में चोरी की और कलावती भी चिल्लाती हुई घर आई थी और चोरी के बदले का पैसा लेकर गई। रामलाल की संगति खराब है, उसे सिर्फ आवारा दोस्त ही मिलते हैं, इसीलिए उसका मेहनत मजदूरी में मन नहीं लगता। चोरी चकारी करके पैसे कमाना चाहता है। अगर ऐसा ही रहा तो पूरे गांव में लोग मुझ पर हंसेंगे कि चुंबक लाल कितना मेहनती है, लेकिन उनके बेटों को देख लो जो किसी काम के नहीं हैं सिवाय तेरे। चुंबक राम खेत में काम करने लगता है और चमन लाल थोड़ी देर पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और थोड़ा आराम करने के बाद घर खाना खाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में कलावती औरतों से बातें करती हुई मिल जाती है। अरे वो चुंबक राम का तीसरा बेटा है ना, चमन लाल। ये तो अपने बाप की तरह मेहनती हो गया है, लेकिन इसके बाकी के तीनों बेटे निकम्मे और निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं। एक तो चोर है चोर, और दूसरा तो इतना आलसी है कि पूरा दिन सोया रहता है, और तीसरा अरे पूछो मत, पैसों का लालची है, लालची अय्याश कहीं का। चुंबक राम तो बड़ा मेहनती है, सही कह रही हो कलावती काकी, लेकिन उसका भाग्य फूटा है जो उसे ऐसा बेटा मिला है। चारों बेटों के होते हुए भी बेचारा मारा मारा फिरता है। कल को अगर इनमें से किसी की शादी हो गई तो इसका तो घर ही टूट जाएगा। कहाँ जाएंगे दोनों बुढ़े बुढ़ी। अरे मैं तो कहती हूँ खाने की आफत हो जाएगी इन सभी की, लेकिन फिर भी चुंबक राम अपने बेटे को जोड़ने में लगा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके बेटे एक होने वाले हैं, जब देखो लड़ते जो रहते हैं। पन्नालाल जब कलावती और उन औरतों की बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि गांव के लोग उसके परिवार के बारे में किस तरह की बातें बना रहे थे। अब चमनलाल घर आता है और घर आने के बाद चमनलाल अपनी माँ दुलारी को खाना लगाने के लिए कहता है। थक गया होगा, खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खेत में भी जाना है ना तुझे, तो पहले थोड़ा सा सुस्ता ले मेरे बच्चे। नहीं माँ, मैं मेहनत नहीं करूँगा तो पिताजी को कैसे मुझ पर विश्वास होगा कि मैं उनके लायक बेटा हूँ। कल को ये सारी जमीन जायदाद मेरी तो है। तू कहना क्या चाहता है कि ये जमीन जायदाद तेरी है, हम 4 भाइयों की, ऐसा बोल। क्यों मेहनत करूं मैं और हिस्सा मिले तुम तीनों को? बिल्कुल भी नहीं। माँ, आपने कल रात ही तो कहा था ना कि ये सब तेरा है, खूब मेहनत कर बेटा। बिल्कुल भी नहीं, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तू तो अभी से बेईमान निकला, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कल को बेईमान बनने से अच्छा आज बेईमान बन जाऊं मेहनत करके। तुम लोगों से मेहनत मजदूरी तो होती नहीं, बस फ्री का चाहिए। पिता की वसीयत पर नाम जरूर आना चाहिए तुम तीनों का, ऐसा पिताजी भी नहीं चाहते। दुलारी को पता था कि उसका बेटा चमनलाल बिल्कुल लालची नहीं है, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। अब खाना खाकर चमनलाल खेतों में चला जाता है और दुलारी भी बाहर गाय भैंसों को चारा डालने के लिए घर से निकल जाती है। तभी वहाँ सुंदरलाल और रामलाल आ जाते हैं। क्या बात है, आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वैसे तो तुम्हारा पूरा दिन सोने में जाता है। बिल्कुल ठीक कहा रामलाल ने, कहाँ जा रहा है तू? आजकल से कहीं का लगता है। कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है? बिल्कुल भी नहीं, और मैंने आज से आलस त्याग दिया है। तुम लोगों को शायद पता नहीं, चमनलाल खेतों में पिताजी के साथ
काम करने क्यों जाता है? क्योंकि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। खुद को बेशक समझदार समझता हो, लेकिन वो मूर्ख है, मूर्ख। अरे वैसे भी हमें वसीयत मिलनी है और काम करके भी हमें वसीयत मिलनी है। भले ही वो मेहनत मजदूरी करके अपना हिस्सा लेना चाहता हो, लेकिन मुझसे काम वाम नहीं होगा। और मैं तो चोरी चकारी करके इतना पैसा जमा कर लूंगा कि शादी होते ही यहाँ महल बना दूंगा, लेकिन अपना हिस्सा जरूर लूंगा और उसमें नौकर चाकर लगवा दूंगा। तुम सभी बेवकूफ हो। बल्कि माँ और पिताजी ने चमन लाल को साफ कह दिया है कि उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा, और पिताजी और माँ ने ये सारी वसीयत चमन लाल के नाम करने का फैसला कर लिया है। लगता है तुझे सोते सोते नशा हो गया है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। भला माँ और पिताजी ऐसा क्यों चाहेंगे? उनके 4 बेटे हैं, ना कि एक बेटा जिसके नाम वो अपनी सारी वसीयत कर देंगे। बेशक चमन भैया मेहनत करते हो। रामलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। लगता है माँ और पिताजी भूल रहे हैं कि उनके 3 बेटे और हैं, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी पिताजी की। लेकिन मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। मेरा नाम भी सुंदरलाल है। देखो, लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना कहूँगा कि हमें खेत में थोड़ा ही लेकिन काम करना चाहिए। दिखावा ही सही, लेकिन काम करना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को भी पता चले कि चुंबक राम के और भी बेटे खेत में काम करते थे। तो चुंबक राम ने सिर्फ अपने सबसे लाडले बेटे चमन लाल को ही अपना घर जमीन वसीयत क्यों दी? बहुत समझाने के बाद तीनों इस बात को मान जाते हैं कि अब से वो सुबह खेतों में काम करने जाया करेंगे। और अगली सुबह होते ही चुंबक राम के उठने से पहले ही वो दोनों यानी सुंदरलाल और चंपकलाल और रामलाल खेत में पहुंच चुके थे। अरे उठिए, जरा देखिए, आपके तीनों नालायक बेटे ना जाने कहाँ गए हुए हैं। मैंने उन्हें इधर उधर सब जगह ढूंढ लिया है और आधा गांव भी छान आई हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। रात में तो यहीं सोए हुए थे, सुबह उठी तो यहाँ कोई नहीं था। माँ, आप चाय बना दो। मैं और पिताजी चाय पीकर खेतों में जाएंगे। आपके तीनों लाडले बेटे खेत गए हुए हैं। कैसी बात कर रहा है चमन बेटा? वो तीनों भूलकर भी कभी खेत में कदम नहीं रख सकते, और तू कह रहा है कि वो तीनों खेत गए होंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे पिताजी, ऐसा ही हुआ है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद खेतों में चलेंगे, और आप अपनी आंखों से देख लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। हे प्रभु, आखिर आपने मेरी सुनी ली। मेरे निकम्मे नालायक बेटों ने खेत में कदम रख ही दिया। आज तो धरती माता भी धन्य हो गई होगी कि मेरे नालायक बेटे खेत में काम करने जो आए हैं। अब चुंबक राम अपने बेटे चमन लाल के साथ में खेत में पहुंच गया, तो वो देखता है कि उनके बाकी के तीनों बेटे खेत में काम करने में लगे हुए थे। ये देखकर चुंबक राम अपनी आंखों में आंसू ले आता है और बोलता है, ये सब तूने किया है ना? सच में तू मेरा सबसे समझदार बेटा है। अगर तू ना होता तो आज ये तीनों नालायक और भी मेरी गांव में बदनामी करवा रहे होते। लेकिन ऐसा भी क्या जो इनके दिमाग में अपने घर परिवार को लेकर जिम्मेदारी जैसी बात सूझी? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि माँ और पिताजी ने कहा है कि वो अपनी सारी वसीयत मेरे नाम करेंगे, क्योंकि मैं खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और मेरे तीनों भाई तो बस बैठकर खा रहे हैं और खाने वालों का नाम नहीं होता। ये सुनकर शायद चंपकलाल ने सबके कान भर दिए हैं, और देखो अपने अपने हिस्सों के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं तीनों। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसका मतलब इनका लालच इन्हें यहाँ खींच लाया है। लालची कहीं के। इतना कहने के बाद चुंबक राम खेत में पहुंचता है और अपने बेटों को देखने लगता है। चुंबक राम के तीनों बेटे भी अपने पिता को देखकर कहते हैं, बस मैं तो यूं ही खेतों में आ गया, सोचा थोड़ी आपकी मदद हो जाएगी। वो क्या है ना, अब मेरी शादी होने वाली है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो उठानी होगी पिताजी।
और अगर मैंने आलस नहीं छोड़ा तो मुझे 10 तरह की बीमारियां हो जाएंगी बैठे बैठे। इसीलिए सोच रहा था थोड़ा हाथ पैर चला लूं। और चोर भाई साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है चोरी चकारी का धंधा बंद हो गया आपका। नहीं नहीं, कलावती काकी ने जब से मुझे पूरे गांव में बदनाम किया है तब से मैंने सोच लिया है कि अब से आपकी बदनामी नहीं करवाऊंगा। इसीलिए कुछ तो करना ही होगा अपना घर चलाने के लिए। वैसे भी आप 4 गालियां देकर मुझे पैसे देते हो, इसीलिए इज्जत की कमाई खाने में ही भलाई है। अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को अकल तो आई। पिताजी, सही कहा ना मैंने? मुझे तुम लोगों को मेहनत करते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को अकल तो आई। चुंबक राम मेहनती और ईमानदार किसान था। वो हमेशा से चाहता था कि उसके चारों बेटे भी ईमानदार और मेहनती बने और मेहनत की ही कमाई खाएं। लेकिन उसके तीनों बेटे तो बिगड़ चुके थे, जिन्हें धीरे धीरे चमनलाल सुधारता है। और चुंबक राम के चारों बेटे लगन और मेहनत से कमा कर खाने लगते हैं। और जितने भी लोग उनके पिता के लिए पीठ पीछे बुराइयां किया करते थे, वो लोग भी अब चुप्पी साध कर किसान के चारों बेटों की वाहवाही